Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कैसे भारत की जो सदियों पुरानी स्वास्थ्य व्यवस्था है, आयुर्वेद, वो आज की इस डेटा वाली दुनिया में अपनी जगह बना रही है। हाँ, और कैसे वो प्रासंगिक बनी हुई है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ जानकारी है जो बताती है कि भाई आयुर्वेद रिसर्च में आजकल डेटा कैसे जमा हो रहा है, उसे कैसे पेश किया जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए इस पूरी खोज में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान जो है वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे मिल रहा है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पारंपरिक तरीके हैं इन्हें मान्यता दिलाने के लिए और दुनिया भर के स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए डेटा इतना जरूरी क्यों हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आयुर्वेद रिसर्च में ये जानकारी, ये जो डेटा है, ये आखिर इकट्ठा कैसे किया जाता है? क्या वही पुराने पारंपरिक तरीके अब भी चल रहे हैं या कुछ नया है? बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक तरीके तो मतलब वो तो नींव हैं ही, लेकिन उनके साथ अब मॉडर्न तरीके भी जुड़ गए हैं। जानकारी जुटाने के आप कह सकते हैं दो मेन रास्ते हैं। एक है प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी? हाँ, प्राइमरी यानी वो डेटा जो किसी खास रिसर्च सवाल के लिए पहली बार बिल्कुल फ्रेश सीधा इकट्ठा किया जाए। इसमें जैसे वैद्य रोगी की परीक्षा करते हैं वो शामिल है, मतलब दोष, धातु, अग्नि का जो क्लासिकल असेसमेंट होता है। जैसे पुराने ग्रंथों में कहा भी है, नाड़ी शोधने प्रथमम निदानम, मतलब नाड़ी देखकर निदान करना। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही अब जैसे स्टैंडर्डाइज्ड केस रिपोर्ट फॉर्म्स होते हैं, उनसे व्यक्ति की प्रकृति, मतलब उसकी जो बेसिक बनावट है, उसका एक व्यवस्थित तरीके से आकलन होता है। अच्छा, यानी जो पारंपरिक तरीके थे उनको एक तरह से स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो मरीज हैं उनसे मिली जानकारी का क्या रोल है? वो बहुत जरूरी है। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स जिन्हें कहते हैं, मतलब हर्बल दवाइयां कितनी असरदार हैं इस पर मरीज खुद बताते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिदोष बैलेंस के लिए कुछ स्केल्स यूज करके मरीज बताता है कि हाँ, मुझे इतना फायदा हुआ। और फिर आयुर्वेद में डाइट और लाइफस्टाइल का तो बहुत महत्व है, तो उस पर भी डिटेल सर्वे होते हैं। ये सब प्राइमरी डेटा में आता है। और जो अनुभवी वैद्य हैं, उनका जो ज्ञान है, उनका तजुर्बा, उसे कैसे कैप्चर करते हैं? हाँ, उसके लिए भी तरीके हैं। जैसे एक्सपीरियंस्ड वैद्यों के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कामला है, पीलिया, उसके पारंपरिक मैनेजमेंट में हरितकी का इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर उनके अनुभव जानना। या फिर जो समुदाय हैं जो पीढ़ियों से कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन करना। उनका जो कलेक्टिव ज्ञान है वो भी बहुत मायने रखता है। यानी ये सिर्फ ग्रंथों या क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय तक भी जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें और भी साइंटिफिक तरीके जुड़ गए हैं। जैसे पंचकर्म है तो उसके एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट से पहले और बाद में मॉडर्न बायोमार्कर्स चेक करना। जैसे लिवर एंजाइम्स हो गए या इन्फ्लेमेटरी मार्कर हो गए। इसी तरह जो रसाशास्त्र की दवाइयां हैं जिनमें मिनरल्स या मेटल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आधुनिक तकनीकों से जांच होती है कि हेवी मेटल्स सेफ लिमिट में हैं या नहीं। ये सब भी प्राइमरी डेटा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे नाड़ी परीक्षा हो गई या प्रकृति का आकलन, ये तो काफी हद तक वैद्य के अनुभव पर निर्भर करते हैं ना? तो इनसे मिले डेटा को मॉडर्न साइंटिफिक पैमानों पर लाना, मतलब उन्हें स्टैंडर्डाइज करना, ये मुश्किल नहीं होता? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही आयुर्वेद रिसर्च की एक बड़ी चुनौती भी है और एक अवसर भी। देखिए, पारंपरिक मूल्यांकन में सब्जेक्टिविटी होती है, ये सच है, जबकि मॉडर्न साइंस ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। हाँ। इसीलिए आजकल स्टैंडर्डाइज प्रश्नावली, रेटिंग स्केल्स और अब तो कुछ टेक्नोलॉजी भी आ गई है। अच्छा, जैसे नाड़ी विश्लेषण के लिए कुछ सेंसर्स वगैरह, तो इनका इस्तेमाल करके इस गैप को कम करने की कोशिश हो रही है। लक्ष्य यही है कि पारंपरिक ज्ञान की जो गहराई है वो भी बनी रहे और डेटा भरोसेमंद और तुलना करने लायक भी बन जाए। समझ गए। ये तो हुई बिल्कुल नई जानकारी जुटाने की बात।
लेकिन आयुर्वेद का तो हजारों साल पुराना लिखा हुआ ज्ञान भी है, उसका क्या होता है? हाँ, वो आता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के अंदर। मतलब वो जानकारी जो पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करना। इसमें सबसे जरूरी तो हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, और उन पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उनका गहरा अध्ययन होता है, सिद्धांतों को समझने के लिए, निदान के तरीकों को, इलाज को समझने के लिए। जैसे दोष का मूल्यांकन कैसे कैसे होता है, उसकी तुलना करना, या किसी पुराने टीकाकार ने क्या कहा उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना। ओके। इसके अलावा सरकारी डेटाबेस बहुत काम के हैं। जैसे आयुष मंत्रालय की ई औषधि रिपोजिटरी है, उसमें आयुर्वेदिक दवाओं और उनके ट्रायल्स की जानकारी हो सकती है। फिर राष्ट्रीय आयुष मिशन है, NAM। हाँ, NAM। उसके तहत जो हेल्थ सेंटर चलते हैं उनसे भी डेटा मिलता है कि कितने लोग आ रहे हैं, किस बीमारी के लिए आ रहे हैं। यानी सरकारी लेवल पर भी डेटा जमा हो रहा है। और अकादमिक रिसर्च का क्या? हाँ, वो भी सेकेंडरी डेटा का हिस्सा है, जो पीयर रिव्यू किए गए साइंटिफिक पेपर्स हैं। पबमेड जैसे इंटरनेशनल डेटाबेस पर आयुर्वेद पर काफी रिसर्च मिल जाती है। WHO ने भी अब अपने ICD-11 में ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक मॉड्यूल डाला है। अच्छा, WHO ने भी? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जी। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में आयुर्वेद का इस्तेमाल कैसे हो रहा है जी। और एक जो नई चीज उभर रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, यानी EHRS का एनालिसिस। हाँ, अगर आयुर्वेद क्लिनिक्स और अस्पताल EHRS अपनाने लगे तो सोचिए कितना बड़ा डेटाबेस बन सकता है। प्रकृति, विकृति, इलाज के नतीजे सब एक जगह। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब सदियों पुराने श्लोकों में जो ज्ञान है उसको आज के क्लिनिकल डेटा और सरकारी रिकॉर्ड से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये तो बहुत ही बड़े स्केल का काम लगता है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। ये सिर्फ अलग अलग जगह से डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि उनको एक साथ लाकर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश है, जिसे हम कह सकते हैं नॉलेज सिंथेसिस। ठीक है, तो मान लीजिए ये सारा डेटा, प्राइमरी वाला भी और सेकेंडरी वाला भी, इकट्ठा हो गया। अब इतनी सारी अलग अलग तरह की जानकारी को समझने लायक कैसे बनाते हैं? मतलब उसको पेश करने के क्या तरीके हैं ताकि कोई नतीजा निकाल सके? हाँ, डेटा को प्रेजेंट करने के भी अपने तरीके हैं, ताकि वो सिर्फ आंकड़ों का ढेर ना लगे, बल्कि उससे कुछ मतलब निकले। मेनली 3 तरीके यूज होते हैं। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब शब्दों में बयान करना। ओके। इसमें जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है या केस स्टडी है या रिजल्ट है, उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा जाता है, अक्सर संस्कृत के ओरिजिनल शब्द या रीजनल भाषाओं के साथ। जैसे किसी स्टडी के रिजल्ट में लिख सकते हैं, नाड़ी विश्लेषणात् प्राप्ता सूचना त्रिदोष समतुल्य स्थितिम प्रतिबिंबयन। अच्छा, इसका मतलब? इसका आसान मतलब है कि नाड़ी विश्लेषण से पता चला कि पेशेंट के तीनों दोष वात, पित्त, कफ बैलेंस में हैं। ये एक तरह से क्वालिटी वाली जानकारी देने का तरीका है। दूसरा तरीका है टैबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब टेबल बनाकर डेटा दिखाना। हाँ, टेबल्स। ये तुलना करने के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर टेबल्स में डेटा को रो और कॉलम में लगा देते हैं। जैसे एक टेबल दिखा सकती है कि किसी आयुर्वेदिक इलाज से पहले और बाद में पेशेंट्स के वात, पित्त, कफ स्कोर में औसतन कितना बदलाव आया। मान लीजिए 0 से 10 के स्केल पर। तो टेबल में देख सकता है कि भाई इलाज के बाद वात स्कोर एवरेज 7.2 से घटकर 3.1 हो गया, पित्त 6.8 से 2.9 हो गया, कफ 5.4 से 3.5 हो गया। तो ये नंबर एकदम साफ दिखाते हैं कि असर क्या हुआ। हाँ, टेबल में कंपैरिजन एकदम साफ दिखता है, पैटर्न समझ आने लगते हैं। बिल्कुल। और तीसरा तरीका जो अक्सर पैटर्न और ट्रेंड्स को दिखाने में सबसे असरदार होता है, वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ्स। हाँ, जैसे बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। ये विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आंकड़ों को एक तस्वीर दे देते हैं, जिससे समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अलग अलग उम्र के लोगों में किस तरह की प्रकृति ज्यादा मिलती है, वात, पित्त या कफ। इसे एक बार चार्ट या पाई चार्ट पर दिखा दें तो बड़े इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक पैटर्न सामने आ सकते हैं। और ये जानकारी फिर पर्सनलाइज्ड थेरेपी डिजाइन करने में बहुत काम आ सकती है। तो मतलब आंकड़ों को सिर्फ इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है, उन्हें इस तरह से पेश करना भी उतना ही जरूरी है कि वो कोई कहानी बता सके, उनसे आसानी से मतलब निकाला जा सके। एकदम सही कहा। डेटा प्रेजेंटेशन का मकसद ही यही है कि जो मुश्किल जानकारी है उसे सिंपल, समझने लायक और एक्शन लेने लायक बनाया जाए। चाहे वो वैद्य हो, रिसर्चर हो या पॉलिसी बनाने वाला हो, हर कोई उसे समझ सके और इस्तेमाल कर सके। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं, ये जो सारा काम हो रहा है, डेटा कलेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ये भारत के जो बड़े नेशनल लक्ष्य हैं जैसे विजन 2030 या विकसित भारत 2047,
इनसे कैसे जुड़ता है? क्या कोई सीधा कनेक्शन है? हाँ, इसका बहुत गहरा और सीधा कनेक्शन है। देखिए, भारत सरकार का जो विजन 2030 है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर बहुत जोर देता है। एविडेंस बेस्ड मतलब सबूतों पर आधारित। बिल्कुल, मतलब हेल्थ केयर से जुड़े जो भी फैसले हों, जो नीतियां बने, वो मजबूत सबूतों और डेटा पर आधारित हों। वहीं जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसमें एक बड़ा सपना ये भी है कि भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, खासकर आयुर्वेद, उन्हें ग्लोबल हेल्थ केयर में एक लीडिंग पोजीशन पर लाया जाए। तो इन लक्ष्यों को पाने के लिए आयुर्वेद में व्यवस्थित डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जरूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और कुछ उठाए भी जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के तहत जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें डेटा कलेक्शन के प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करना, ताकि पूरे देश से जो डेटा आए वो एक जैसा हो, भरोसेमंद हो और उसकी तुलना की जा सके। यानी पूरे देश में एक ही तरीके से डेटा जमा हो। हाँ, काफी हद तक। दूसरा, WHO का जो ICD-11 TM2 मॉड्यूल है, उसमें ग्लोबल डेटा सेट में योगदान देना। जब हम स्टैंडर्डाइज तरीके से डेटा इकट्ठा करके उसे इंटरनेशनल लेवल पर शेयर करते हैं, तो आयुर्वेदिक इलाज को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिलती है। उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर परखा जा सकता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इंटरऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम डेवलप करना। इंटरऑपरेबल EHRs मतलब ऐसे सिस्टम जो अलग अलग अस्पतालों या क्लिनिकों के बीच जानकारी आसानी से शेयर कर सकें। बिल्कुल, और ये EHRs ऐसे हों जो खास तौर पर आयुर्वेदिक पैरामीटर्स को कैप्चर कर सकें, जैसे प्रकृति, दोष की स्थिति, नाड़ी परीक्षा के फाइंडिंग्स, और ये दूसरे हेल्थ सिस्टम के साथ डेटा शेयर करने में भी सक्षम हो। अच्छा, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सब आयुर्वेद को साइंटिफिकली वैलिडेट करने, उसे मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करने और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। ये सिर्फ डेटा का मानकीकरण नहीं है, ये भारत की सदियों पुरानी विरासत को ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने की कोशिश है, ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस पूरी प्रक्रिया में खासकर डेटा एनालिसिस और पैटर्न खोजने में जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? क्या AI आयुर्वेद की मदद कर सकता है? AI की भूमिका तो इसमें मतलब एक क्रांति ला सकती है। आयुर्वेद अपने आप में बहुत होलिस्टिक है और बहुत तरह का डेटा जनरेट करता है। व्यक्ति की प्रकृति का पूरा असेसमेंट, खान-पान, लाइफस्टाइल, मेंटल स्टेट, ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स जैसे नाड़ी, जीभ की परीक्षा, इलाज के नतीजे, दवाइयों की जानकारी, ये सब AI के एनालिसिस के लिए एक बहुत ही रिच ग्राउंड है। जरा सोचिए, हजारों या लाखों लोगों के प्रकृति विकृति डेटा सेट पर अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलाए जाएं, मशीन लर्निंग? हाँ, तो उनसे प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स डेवलप किए जा सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर AI ये अनुमान लगा सकता है कि उसे भविष्य में कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा है। अरे वाह, ये तो कमाल होगा। और ग्रंथों के लिए AI क्या कर सकता है? हाँ, देखिए, संस्कृत के हजारों श्लोकों में इलाज, जड़ी बूटियां, डायग्नोसिस के तरीकों का ज्ञान भरा पड़ा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। हाँ, जो कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने में मदद करती है। NLP, हाँ। उसका इस्तेमाल करके इन ग्रंथों से ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट एल्गोरिदम या दवाइयों के कॉम्बिनेशन निकाले जा सकते हैं। इसी तरह पंचकर्म जैसे ट्रीटमेंट के दौरान माहौल जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या पेशेंट के फिजिकल रिस्पॉन्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए IoT इनेबल्ड सेंसर्स यूज हो सकते हैं। IoT सेंसर्स? अच्छा। हाँ, इनसे ट्रीटमेंट को और बेहतर और पर्सनलाइज्ड बनाया जा सकता है। प्राचीन श्लोकों का AI से एनालिसिस, ये तो साइंस और परंपरा का एक अद्भुत संगम सा लगता है। पर एक सवाल है, क्या AI उन प्राचीन श्लोकों की जो बारीकियां हैं, उनका जो गहरा कॉन्टेक्स्ट है, उसे पूरी तरह समझ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत मतलब निकाल ले या चीजों को बहुत सिंपल बना दे? ये बहुत ही जायज चिंता है। AI, खासकर NLP, भाषा के पैटर्न तो पहचान सकता है, लेकिन जो गहरा दार्शनिक अर्थ है या सांस्कृतिक संदर्भ है या फिर वेद का जो अपना इंट्यूशन होता है, हाँ, इंट्यूशन, उसको समझना AI के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए AI को एक सपोर्ट टूल की तरह देखना ज्यादा सही है, न कि वेद के रिप्लेसमेंट के तौर पर। जो ह्यूमन एक्सपर्टीज है, यानी अनुभवी वैद्यों का ज्ञान और विवेक, वो हमेशा सेंटर में रहेगा। AI उनकी मदद कर सकता है, उनकी जगह नहीं ले सकता। गलत व्याख्या का खतरा तो रहता है, इसलिए AI मॉडल को ट्रेन करने और रिजल्ट्स को वैलिडेट करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। समझ गई। तो क्या इस दिशा में कुछ खास टेक्निकल आइडियाज या प्रोडक्ट्स पर भी काम चल रहा है,
क्या हमारे स्रोतों में ऐसा कुछ मेंशन है? हाँ, स्रोत में कुछ शुरुआती स्टेज के मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप के प्रोडक्ट आइडियाज का जिक्र है और उनके बड़े दिलचस्प संस्कृत नाम रखे गए हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरह की टेक एप्लीकेशंस के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे एक है प्रकृति विवेक। ये शायद एक AI पावर्ड वेब ऐप हो सकता है जो यूजर की दी हुई जानकारी के आधार पर उनकी दोष प्रोफाइल बताए। अच्छा, प्रकृति बताने वाला ऐप। हाँ, कुछ वैसा। फिर है रसद्रव्य DB। ये रस शास्त्र की जो सामग्री है उसका एक डिजिटल डेटाबेस वाला मोबाइल ऐप हो सकता है। जड़ी बूटियां, मिनरल्स, उनके गुण, कर्म सब सर्च कर सकें। एक श्लोक NLP का आइडिया है। ये एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो NLP यूज करके पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निकाले और उन्हें मॉडर्न टर्म्स से मैप करने की कोशिश करें। और एक है अनुमान AI। आयुर्वेद में अनुमान यानी इन्फ्रेंस एक जरूरी प्रमाण माना जाता है। तो ये उस पर आधारित डायग्नोसिस के लिए एक AI डिसीजन सपोर्ट टूल का प्रोटोटाइप हो सकता है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष और अथॉरिटेटिव नॉलेज, आप्तोपदेश को इंटीग्रेट करने की कोशिश करे। ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं। अनुमाने AI मतलब AI जो वैद्य की तरह अनुमान लगाकर निदान में मदद करे। हाँ, ये अभी शुरुआती विचार हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी आयुर्वेद के किन पहलुओं में घुस सकती है। और एक जरूरी सवाल भी उठाते हैं कि आयुर्वेद के जो मूल प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उन्हें AI के साथ कैसे अच्छे से मिलाया जाए। ये सिर्फ टेक चैलेंज नहीं, फिलोसॉफिकल चैलेंज भी है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब जो हो रहा है, डेटा, स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजी, AI, ये आयुर्वेद को किस तरफ ले जा रहा है? भविष्य कैसा दिख रहा है? ये सब मिलकर एक तरह से आयुर्वेदिक डिजिटल ऑटोमेशन या आप कह लें डिजिटल आयुर्वेद के एक नए दौर की तरफ इशारा कर रहा है। लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और साफ है। आयुर्वेद का जो फंडामेंटल ज्ञान है, जो पुराने श्लोकों और सिद्धांतों में हैं, जिन्हें प्रमाणानी कहते हैं, ज्ञान के स्रोत, उन्हें मॉडर्न AI एल्गोरिदम, डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स के साथ जोड़ना है। जैसा कि एक स्रोत में कोट किया गया है, ज्ञानम विज्ञान युक्तम युक्तम विज्ञानमयम प्रवर्तते। इसका भावार्थ है कि जब ज्ञान विज्ञान यानी एक व्यवस्थित तरीके और तकनीक से जुड़ता है तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन को जन्म देता है। इस पूरी कवायद का आखिरी मकसद यही है कि भारत की ये जो प्राचीन होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है, इसे साइंटिफिकली वैलिडेट किया जाए, इसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से अडेप्ट किया जाए और इसे ग्लोबलाइज किया जाए, ताकि इसका फायदा सिर्फ भारत तक न रहे बल्कि पूरी दुनिया को मिले। तो हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भी भविष्य की ओर देख रहा है। पारंपरिक ज्ञान संग्रह से लेकर AI पावर्ड एनालिसिस तक और नेशनल गोल्स के साथ कदम मिलाते हुए ये डेटा और टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, ताकि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावी बन सके। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य संदेश है वो यही है कि कठोर व्यवस्थित डेटा प्रैक्टिसेस और सोच समझकर किया गया टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आयुर्वेद की फ्यूचर रिलेवेंस, क्रेडिबिलिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच इसे और मजबूत बनाएगा और इसे मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में मदद करेगा। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम हो रहा है, खासकर AI की जो क्षमताएं हैं उनको देखते हुए पर्सनलाइज्ड और प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित कौन सी ऐसी नई और रोमांचक संभावनाएं उभर सकती हैं जिनके बारे में शायद हमने अभी ठीक से सोचा भी नहीं है।